हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। जी हाँ, आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं जो कि 5 से 6 मार्च के बीच दिखा रही है। इसका मतलब है कि मैक्स टू मैक्स एग्जाम आपका मार्च में हो जाएगा। हम लोग हैं जनवरी के लगभग मिड में और आज ये लेक्चर नंबर 49 जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एंटीबायोटिक का, वो लास्ट लेक्चर है और फार्माकोलॉजी लगभग मैं आज से खत्म कर रहा हूँ इस लेक्चर के साथ। और फार्माकोलॉजी के बाकी सारे चैप्टर्स के नोट्स जो कि हाई स्टैंडर्ड के नोट्स है, मेनोमिक्स के साथ है, ट्रिक के साथ है और एमसीक्यूज के साथ है, वो मैं आज के आज 2-3 दिन के अंदर इस एप्लीकेशन पे एक फोल्डर बना करके अपलोड कर दूंगा। यानी अब मैं फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स नहीं लेने वाला हूं। अब अगले 50-60 दिन जो हमारे पास दिख मिले हैं उसमें हम बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो हमें करना क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने ये कोर्स लिया हुआ है भाई साहब, उन्हें कुछ नहीं कंफ्यूजन करना है, कोई बवाल नहीं है। पिछली वाली सीरीज के जो लेक्चर्स अपलोड है उसमें से फार्मास्यूटिक्स मैंने पूरा कवर किया हुआ है। फार्मास्यूटिक्स पूरा कवर किया हुआ है और फार्मास्यूटिक्स से सारे क्वेश्चन जो है वो आपके हो जाएंगे। यानी कि जितने भी जो स्टैंडर्ड लेवल का फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर था, जिस लेवल का होना चाहिए, मैंने उसको लास्ट बार ही पढ़ा दिया था। तो फार्मास्यूटिक्स की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। हाँ, कुछ चीजें जो मिसिंग थी, जैसे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मैंने कम पढ़ाया था और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मैंने कम पढ़ाया था और कोई एक दो सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस पूरी तरह से पढ़ाया है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया है। उन सब के नोट्स, उन सब के लेक्चर्स ऑलरेडी इसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आज कि सर अब आप किस सब्जेक्ट्स का किस टॉपिक को खत्म करना चाहते हैं, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। लेक्चर नंबर 50 में वहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर 49 में आज हम बात करेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की। जी हाँ, एंटीबायोटिक्स हमने कई सारी पढ़ ली यहाँ पे, उसमें से आज एक और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अमीनोग्लाइकोसाइड, जिसमें हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमिकासिन वगैरह आते हैं। तो अमीनोग्लाइकोसाइड जो है मार्केट में जो एंटीबायोटिक अवेलेबल है, ये नेचुरल भी अवेलेबल है और सिंथेटिक भी, यानी सेमी सिंथेटिक भी होता है। यानी नेचुरल सोर्स से जो मिलता है उसे हम सेमी सिंथेसाइज करके बना सकते हैं। ये इसका नेचर देखा जाए सबसे पहले तो ये पॉलीबेसिक होता है, यानी बेसिक इन नेचर होता है। दूसरी बात, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। अब आपको पता है ग्लाइकोसाइड क्या होता है। एक ग्लाइकोसाइड आपने पढ़ा है फार्माकोग्नोसी में, उसमें एक ग्लाइकॉन पार्ट होता है, एक ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है। ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन पार्ट जो होता है वो सुगर मॉइटी होता है और ए ग्लाइकॉन पार्ट जो होता है वो एक्चुअल में फार्माकोलॉजिकली एक्शन करता है। यानी ये एक ग्लाइकोसिडिक एंटीबायोटिक है, यानी कि इसमें ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन पार्ट होगा। ये अमीनो सुगर्स के साथ लिंक्ड होते हैं, जैसे कि सरपेंटाइन है, 2-डीऑक्सीस्ट्रिप्टामाइन है और गैरोसामीन है। सबसे पहला अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो खोजा गया था वो स्ट्रेप्टोमाइसिन था, जिसे 1944 में वॉक्समैन ने खोजा था। 1944 में पहला अमीनोग्लाइकोसाइड जो खोजा गया था वो वॉक्समैन ने खोजा था। ये बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ ग्राम निगेटिव बैसिली बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिव है। बहुत नैरो स्पेक्ट्रम का एंटीबायोटिक है, पूरे ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव नहीं, सिर्फ ग्राम निगेटिव में भी कुछ एरोबिक बैक्टीरिया। दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक मतलब जिनको अपनी लाइफस्टाइल पूरी करने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, और दूसरा जिनको बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं, वो एनारोबिक होते हैं। ये एरोबिक ग्राम निगेटिव बैसिली बैक्टीरिया के खिलाफ ही इफेक्टिव माना जाता है और ये सॉयल एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त किए जाते हैं। नेचुरली सॉयल में जो एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया होते हैं उसी से ये निकाले जाते हैं। ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए कुछ और जान लेते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली मेडिसिन है सिस्टेमिक मेडिसिन। सिस्टेमिक का मतलब होता है जो हम बेसिकली हम इंजेक्शन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। उसमें सबसे फेमस है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन इज वेस्ट कॉमन क्योंकि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, टोब्रामाइसिन, केनामाइसिन, सीसोमाइसिन और नेटिलीमाइसिन। याद कर लीजिएगा, फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, टोब्रामाइसिन, केनामाइसिन, सीसोमाइसिन और नेटिलीमाइसिन। इसको याद करने की ट्रिक है, स्मार्ट गर्ल्स ऑलवेज टेक काइंड स्वीट नैप्स। स्मार्ट फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, गर्ल्स फॉर जेंटामाइसिन, ऑलवेज फॉर एमिकामाइसिन, टेक फॉर टोब्रामाइसिन, काइंड फॉर केनामाइसिन, स्वीट फॉर सीसोमाइसिन और नैप फॉर नेटिलीमाइसिन। याद कर लीजिएगा। दूसरे आपके एंटीबायोटिक हैं जो टॉपिकली या ओरल, जो टैबलेट के फॉर्म में मिलते हैं या क्रीम या लोशन या आई ड्रॉप के फॉर्म में आते हैं, जैसे कि नियोमाइसिन हो गया, फ्रेमाइसिटिन हो गया और पैरोमाइसिन हो गया। ये सारे हो गए। ये इसका ट्रिक है नाइस फ्रेंड्स पार्टी।
इसको याद कर सकते हैं। नाइस फॉर नियोमाइसिन, फ्रेंड्स फॉर फ्रेमिमाइसिटिन और पार्टी फॉर पैरोमाइसिटिन। ठीक है, ये एक कोर ओवरऑल क्लासिफिकेशन है, ड्रग है अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का। चलिए अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म कैसा। तो इसका मैकेनिज्म जो भाई साहब है वो कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिज्म नहीं है। पहली बात तो ये बैक्टीरिसाइडल इन नेचर है, बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल करता है, ये स्टैटिक नहीं है, बैक्टीरिसाइडल इन नेचर है। दूसरा मैंने कहा कि ये सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया पे काम करता है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट आप समझते हैं, जो उसमें उनके सप्लीमेंट फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं उनकी बॉडी में, और वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। तो अगर इसी ऑक्सीजन डिपेंडेंट होने के कारण हम इसी चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, तो जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजन नहीं पाते हैं और वो किल हो जाते हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं, यानी जो बैक्टीरिया एनारोबिक है उसमें ये मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, उसमें ये एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेगा। ये हमारे, और एक खास और बात है, जब किसी को फोड़े पुंसी होते हैं, वहां पे घाव होता है, वहां पे मवाद होता है, पस होता है, वहां पे ये एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। एक तो वो जो घाव होता है वो एसिडिक हो जाता है और वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, दैट्स वाई ये जो एंटीबायोटिक है वहां पे काम नहीं करता। दूसरा मैकेनिज्म देखा जाए तो ये 30S और कभी कभी 50S राइबोसोम को भी बाइंड करता है, यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। ये इनिशिएशन स्टेप को इनहिबिट करता है, ये आरएनए की, mRNA की मिसरीडिंग करता है। व्हाट इज द मिसरीडिंग? आपको पता है कि ढेर सारे कोडान्स होते हैं और वो कोडान जब गलत नंबर से अटैच होते हैं या गलत कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो प्रोटीन की मिस रीडिंग होती है और प्रोटीन वो नहीं बनते जो एक्चुअल में बनने चाहिए थे। ठीक है, तो उसी तरह से मिस रीडिंग ऑफ डीएनए करता है, आरएनए करता है, और इसके अलावा एक डिफेक्टिव प्रोटीन बनाता है जो उस बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। इस तरीके से काम करता है। इसका कुछ और भी बात है, ये कंसंट्रेटेड डिपेंडिंग किलिंग करता है। कंसंट्रेशन बैक्टीरिया जितना ज्यादा होता है बैक्टीरिया उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी देखा गया इसमें कि एंटीबायोटिक दवा बंद करने के बाद भी शरीर में इसका असर देखा गया है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और वेनकोमाइसिन के साथ ये सिनर्जिज्म शो करता है, यानी अगर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक वेनकोमाइसिन के साथ इसको चलाया जाता है तो ये बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है, ये सिनर्जिज्म इफेक्ट देता है। अब कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज की बात कर ले, यानी इसकी फिजिकल यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले, तो ये हाईली वाटर सॉल्युबल है, इसलिए इसको हमेशा सल्फेट सॉल्ट के रूप में यूज किया जाता है। हाईली वाटर सॉल्युबल होते हैं लेकिन ये ओरली प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम लोग मैक्सिमम इसको सिस्टेमिक यूज करते हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर में बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ब्रेन में पहुंच नहीं पाते क्योंकि सीएसएफ में एंटर नहीं कर पाते, यानी ब्रेन की प्रॉब्लम्स के लिए ये यूजफुल नहीं है, और कभी कभी यूरिन से ये अनचेंज्ड फॉर्म में, बिना मेटाबोलाइज फॉर्म में ही बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब और चीज भाई, एल्कलाइन पीएच पे ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि पॉलीबेसिक इन नेचर होता है, और अगर पीएच एल्कलाइन है तो उस पे ज्यादा बेहतर काम करता है। नैरो सेफ्टी मार्जिन होता है, थेरेपेटिक विंडो बहुत छोटा है। इसका साइड इफेक्ट इसलिए बढ़ जाता है, ये ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी दो प्रकार की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम और कान की प्रॉब्लम पैदा कर सकता है ये एंटीबायोटिक। रेजिस्टेंस जैसे सारे एंटीबायोटिक शो कर रहे हैं, यहाँ भी ये भी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करते हैं। इनका रेजिस्टेंस शो करने का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। जैसे पहला, ये हम अपनी बॉडी में ड्रग इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। ये बैक्टीरिया अपनी बॉडी में कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एसिटाइलेशन करने वाले, फास्फोराइलेशन करने वाले। ये जब एंजाइम प्रोड्यूस करने लगते हैं तो ये ड्रग आपका इनएक्टिवेट हो जाता है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि ये राइबोसोम में म्यूटेशन कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके राइबोसोम पे ही बाइंड कर रहा है 30S पे, और ये राइबोसोम में जब म्यूटेशन कर लेंगे, शेप को चेंज कर लेंगे, तो फिर ड्रग राइबोसोम से बाइंड ही नहीं करेगा, वहां पे भी रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। तीसरा, ये ट्रांसपोर्ट या रीअपटेक को रिड्यूस कर देते हैं, यानी वो बैक्टीरिया जो है वो दवा इनहेल ही, मतलब बैक्टीरिया के अंदर दवा घुस ही नहीं पाएगा, इंटर ही नहीं कर पाएगा। इस मैकेनिज्म को भी चेंज कर सकते हैं। और जो एमिकासिन है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस शो करता है बहुत सारे एंजाइम्स के साथ, ये सबसे कॉमन चीज है। काइनेटिक की बात कर लें, क्योंकि टैबलेट सिस्टेमिक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका आईएम एब्जॉर्प्शन बहुत तेज होता है, 30 से 60 मिनट पे ये डोज मैक्सिमम पहुंच जाता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ईसीएफ की बात करें तो 0.3 लीटर के आसपास है, बहुत कम है। रीनल कॉर्टेक्स और इनर ईयर में ये एक्यूमुलेट होता है, दैट्स वाई ये
कान में ऑटोटॉक्सिसिटी और किडनी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। टी हाफ 2 से 4 घंटे का है। किडनी फेलियर पेशेंट के साथ अगर आप एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं तो आपको डोज एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। टॉक्सिसिटी की बात करें, मैंने कहा कई प्रकार टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। इससे सबसे पहला है ऑटोटॉक्सिसिटी, कान में दिक्कत करेगा, ड्यूरेशन डिपेंडेंट होता है। वेस्टिबुलर में क्या करेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन दिक्कत करता है। कान के अंदर इंटरनल ईयर में कॉक्लिया में एमिकासिन और केनामाइसिन प्रॉब्लम करता है। इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस भी हो सकता है, आपकी कान के सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है पूरी तरह से, इसलिए कभी भी इसको ईयर ड्रॉप के फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के कास में अगर यूज कर रहे हैं तो आपको ईयर ड्रॉप के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना। उसी तरह अगर किडनी की बात करें तो ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, ट्यूबुलर डैमेज करता है, रिवर्सिबल होता है। एल्डरली में और रीनल डिजीज के केस में इसके रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर कोई बूढ़ा है या किडनी का पेशेंट है तो आपको इसका डोज कम करना पड़ता है, वंस डेली डोजिंग हमको देना पड़ता है या उससे भी कम देना पड़ता है। बाकी ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी करता है, हमारे जो चलने फिरने में भी दर्द प्राप्त करेगा, तो उसमें क्या होगा, एस्टलकोलिन के रिलीज को डाउन करता है, ओपनिया काज कर सकता है और ये आईवी कैल्शियम को पूरी तरह से रिवर्स भी कर सकता है, यानी कुल मिला के जोड़ों का दर्द वगैरह के प्रॉब्लम भी आपको शुरू हो जाएगी। प्रिकॉशंस की बात करें, अगर किसी व्यक्ति को आप एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एमिकासिन स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे हैं, जेंटामाइसिन दे रहे हैं, तो आपको पहली चीज तो प्रेगनेंसी में नहीं देना है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर किसी व्यक्ति को पहले से नेफ्रो या ऑटो प्रॉब्लम है टॉक्सिसिटी, उसको नहीं देना है। एल्डरली पेशेंट में, किडनी पेशेंट में नहीं देना है। और किसी भी ड्रग के साथ सेम सिरिंज का इस्तेमाल नहीं करना है। डोजिंग की बात करें, अगर किसी व्यक्ति को जेंटामाइसिन या टोब्रामाइसिन दे रहे हैं और उस व्यक्ति को किडनी प्रॉपर काम कर रहा है, नॉर्मल है, तो 3 से 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से हम दे सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, केनामाइसिन और एमकासिन 7.5 से 15 मिलीग्राम पर एमजी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम दे सकते हैं और वंस डेली डोजिंग करते हैं। यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल ड्रग्स की बात कर लेते हैं। मैंने कहा सभी ड्रग्स को थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो इसमें जेंटामाइसिन की पहले बात करें, जेंटामाइसिन एक प्रकार का प्रोटोटाइप ड्रग है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रग जो है इस कैटेगरी का वो जेंटामाइसिन है। ये ग्राम निगेटिव इन्फेक्शन के खिलाफ काफी इफेक्टिव होता है। ये बीटा लैक्टम के साथ भी जो है आप इसको हम सिनर्जिज्म इफेक्ट देता है, दे सकते हैं। न्यूमोनिया के केस में इसको हम यूज नहीं करते, कम्युनिटी न्यूमोनिया केस में स्ट्रेप्टोमाइसिन जेंटामाइसिन का इस्तेमाल नहीं करते। वही दूसरी बात अगर हम कर लें इसके दूसरे एंटीबायोटिक की, दिस इज द स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये टीबी के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, प्लेग के पेशेंट के लिए और टुलेरिया के पेशेंट के लिए अच्छा है। वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी के लिए भी इसको दे सकते हैं। लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिस होता है, यानी ये कान की दिक्कत को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन किडनी पे इसका असर कम है। एमिकासिन सबसे ज्यादा काम करने वाला वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है इसमें। रिवर्स ड्रग फॉर रेजिस्टेंट हॉस्पिटल इन्फेक्शन के लिए, टीबी वगैरह के लिए, जो रेजिस्टेंट टीबी होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। टोब्रामाइसिन जो है वो हम आई ड्रॉप के थर्मो में इस्तेमाल करते हैं, ये बेटर है स्यूडोमोनास इन्फेक्शन के लिए। जेंटामाइसिन का अल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हैं। नेटिलिमाइसिन की बात करें तो ये एंजाइम एक्टिवेशन सबसे कम है, यानी रेजिस्टेंस ये कम शो करता है, लेस और टॉक्सिक भी होता है। वहीं पे नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिन की बात करें तो ये टॉपिकल ओरल दोनों इस्तेमाल करते हैं, ईयर ड्रॉप के फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं, बॉवेल प्रेफिबैटिक इंसेफेलोपैथी में इस्तेमाल होता है। और टॉक्सिसिटी या नेफ्रोटॉक्सिसिटी सिस्टमिकली कर सकता है अगर इसको हम टैबलेट के फॉर्म में दे रहे हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में दे रहे हैं तो। और पैरोमाइसिन की बात करें तो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, एमीबियासिस, यार्डियासिस के केस में या लेस्मीनिया के केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर। मोटी मोटी बातें याद कर ले अगर इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पहला तो ये है कि ये एनारोबिक के खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा भाई साहब, एनारोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। बीटा लैक्टम के साथ ये सिनर्जिज्म शो करता है, अक्सर को बढ़ाएगा। किलिंग जो है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, वनली डोज दिन में एक बार देना जाता है। एमिकासिन और जेंटामाइसिन जो है रेजिस्टेंट स्टेट के लिए देते हैं। ऑटोटॉक्सिसिटी ये इरिवर्सिबल कॉज करेगा, यानी कि एक बार कान खराब हुआ, बहरे हुए आप, तो फिर दोबारा आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अब ये रहे आपके अगले 15 एमसीक्यूज। ये 15 एमसीक्यूज आपके एप्लीकेशन में मैंने डाल दिया है, खुद से सॉल्व करिए। लेक्चर बहुत अगर आपने समझ लिया तो कर लेंगे। मैं आज कोलॉजी का लेक्चर यहाँ पे अभी खत्म कर रहा हूँ। पेपर होप सो आपका मार्च के मिड में हो जाना चाहिए। तो कोलॉजी लगभग हमने काफी कुछ कवर कर लिया, ज्यादा बचा नहीं है। और पुराने लेक्चर्स आप देखिएगा, लेकिन इसके एडवांस नोट्स मैं आपको सारे प्रोवाइड करूंगा, पूरे चैप्टर में आपको प्रोवाइड करूंगा नए सिरे से। पुराने वाले तो अपलोड है, नए सिरे से अपलोड कर रहा हूं। और
अगला सब्जेक्ट क्या स्टार्ट करना। मैंने कहा फार्मास्यूटिक्स बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत डीप में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको, उससे क्वेश्चन आपको कोई छूटेंगे नहीं। तो उसके लिए आप पुरानी वीडियोज को और एप्लीकेशन में पुरानी सीरीज को प्रेफर करिए। और अब आपके एग्जाम डेट आ गए हैं, तो अब मैं वीकली आपका मॉक टेस्ट भी कंटिन्यू करने वाला हूं। अगले संडे से आपका हर संडे मॉक टेस्ट भी होगा, उसकी भी तैयारी आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और जिन्होंने अभी भी कोर्स नहीं लिया है यार, बहुत सस्ता कोर्स है, ले लीजिए। तैयारी 2-3 महीने बचे हैं, सिलेक्शन आपको लेना ही लेना है। और ये पढ़ाई सिर्फ आरआरबी में नहीं, आपके ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में भी हेल्पफुल करेगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल।